Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Chemistry Plus. In this video, we are going to discuss the first chapter of class 10th science, which is chemical reactions and equations. आज की ये जो वीडियो है हमारे पास ये वन शॉट लेक्चर होने वाली है, यानी कि इसी वीडियो के अंदर हम लोग पूरे चैप्टर के नोट्स बनाने वाले हैं और पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जैसा कि हमें पता है चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो हम सबसे पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, टाइप ऑफ चेंज इन नेचर, यानी कि हमारे पास नेचर में कितने टाइप के चेंजेस प्रेजेंट होते हैं. तो हमारे पास टोटल 3 टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड रेडियो एक्टिव चेंज. अब हमारे पास फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं, केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं और रेडियो एक्टिव चेंजेस कौन से होते हैं. जैसा कि लिखा हुआ है, फिजिकल चेंजेस हमारे पास वो चेंजेस होते हैं जो कि फिजिकल रिएक्शन के थ्रू होते हैं, यानी जब हम किसी भी सब्सटेंस में जो चेंजेस हुए हैं उनको फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर पाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज. जैसे कि अगर हमारे पास रूम टेम्परेचर पर वाटर प्रेजेंट है और हमने उस वाटर को क्या किया, गैस पे रखा और बॉईल कर दिया, तो हमारे पास क्या है, पहले भी वाटर था और बाद में भी वाटर है, लेकिन 2 अलग अलग टेम्परेचर पे. तो हम क्या बोलेंगे, इस चेंज को हम फिजिकल चेंज के कैटेगरी में रखेंगे. इसके बाद आती है हमारे पास केमिकल चेंज. केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन होने की वजह से हो रहे हैं, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनकी जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट होती है. जैसे कि अगर हमारे पास वाटर और शुगर 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, और हमने वाटर को क्या किया, शुगर के साथ मिक्स कर दिया, तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन बन के रेडी हुआ, हम ना तो उसमें से वाटर को अलग कर सकते और ना ही शुगर को. तो इस चेंज को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, केमिकल चेंज की कैटेगरी में. इसके बाद आती है हमारे पास रेडियो एक्टिव चेंज. रेडियो एक्टिव चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन होने की वजह से जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव चेंजेस की कैटेगरी में रखते हैं. इसके बाद अगर हमारे पास एग्जाम में फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज के बारे में पूछा जाए तो हमें डेफिनेशन क्या लिखनी है, कि अगर फिजिकल चेंज एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो हम लिखेंगे कि इन दिस चेंज आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम, यानी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनकी जो आइडेंटिटी है वो सेम होगी. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई भी रिएक्शन गिवन है तो हमें पता होगा कि एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और इस तरफ क्या है, प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन होने से पहले हमारे पास सब्सटेंस है और ये रिएक्शन होने के बाद का सब्सटेंस है. तो क्या बताया कि फिजिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिसमें कि हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है वो सेम रहती है. अब उसके बाद अगर हमसे केमिकल चेंजेस के बारे में पूछा जाए तो केमिकल चेंजेस में क्या लिखेंगे, इन दिस चेंज आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज, यानी कि जब हमारे पास केमिकल चेंजेस हो रहे होंगे तो हमारे पास जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी प्रॉपर्टीज से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. उसके बाद लिखा हुआ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सब्सटेंस. सब्सटेंस यानी कि प्रोडक्ट. रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहे होंगे वो किसकी वजह से बन रहे होंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन हो रहा होगा हमारे किसी भी सब्सटेंस का, वो या तो बॉन्ड्स के फॉर्मेशन की वजह से हो रहा होगा या फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से हो रहा होगा. इसके बाद हमारे पास आती है केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन की क्या डेफिनेशन गिवन है, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जो कि एक या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को नए सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती है. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. न्यू प्रॉपर्टीज यानी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रख रहा होगा और प्रोडक्ट हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट रख रहा होगा, यानी रिएक्शन होने से पहले जो हमारे पास सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज और जो रिएक्शन होने के बाद सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी. तो हम उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन. एक बार फिर से देखो क्या लिखा हुआ है कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंस. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. अब इसके बाद ये नोट लिखा हुआ है, इसमें क्या बता रहे हैं कि द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, यानी कि हमारे पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ये जो इधर वाला सब्सटेंस है यानी कि जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है यानी रिएक्शन होने से पहले, उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट. एंड द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास सब्सटेंस बन रहा है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट.
मतलब कि एरो के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा होगा उसे रिएक्टेंट बोलेंगे और एरो के राइट हैंड साइड जो लिखा होगा उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। इसके बाद आती है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि हम कैसे पता कर सकते हैं कहीं भी कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो या तो उसमें से कोई ना कोई गैस निकल रही होगी। फिर उसके बाद आता है चेंज इन कलर, मतलब कि मान लो हमने दो सब्सटेंस आपस में मिक्स किए और हमें कोई न्यू प्रोडक्ट मिला, तो जो हमारे पास सब्सटेंस है वो डिफरेंट कलर के होंगे और जो प्रोडक्ट है उसका कलर डिफरेंट होगा। किससे? रिएक्टेंट के कलर से। फिर आता है चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस। हो सकता है हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड हो लेकिन हमें प्रोडक्ट लिक्विड मिल रहा हो, या फिर हमारे पास रिएक्टेंट लिक्विड हो हमें प्रोडक्ट गैस मिल रहा हो। तो चेंज इन स्टेट यानी कि किसी भी रिएक्टेंट की जो स्टेट है वो प्रोडक्ट में चेंज होने के बाद चेंज हो रही हो। उसके बाद आता है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि हमारे पास रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, यानी हमारे पास पीपीटी बन रहे हो। इसके बाद आता है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन गिवन है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स व्हिच विल गिव ट्रू आइडिया अबाउट केमिकल चेंज। यानी कि किसी भी रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूलाज की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना जो कि हमें केमिकल चेंज के बारे में बता रही हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या बोला? कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसे कि यहाँ एग्जांपल आपको गिवन है, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है हमारे पास? कार्बन, ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? CO2। तो हम इधर वाली साइड को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स, और इधर वाली साइड को बोलेंगे प्रोडक्ट। यानी हमारे पास एरो से लेफ्ट हैंड साइड जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उन्हें रिएक्टेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे, और इधर वाले यानी कि जो हमारे पास इस एरो के राइट हैंड साइड पे गिवन है उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। अब आते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने ही वाला है, वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको क्या होता है, एग्जाम में कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दी जाएगी और बोला जाएगा कि इस इक्वेशन को बैलेंस कर दो। तो सबसे पहले हमें क्या समझना जरूरी है कि हमारे पास कौन सी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस होती हैं और कौन सी केमिकल इक्वेशंस अनबैलेंस्ड होती हैं। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में देखते हैं। In a chemical equation, when the number of the atoms involved in the reactant side is equal to the number of atoms in the product side, then the equation is called balanced chemical equation। मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर जब हमारे पास जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे जितने होंगे उतने ही अगर प्रोडक्ट साइड पे भी हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे? अगर मान लो हमारे पास इधर रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी हमारे पास 2 एटम्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और इसी का रिवर्स, अगर हमारे पास दोनों साइड पे डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास रिएक्शन है या फिर जो हमारे पास इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड स्केलेटल और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन अनबैलेंस्ड हो, अनबैलेंस्ड मतलब रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो, तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड रिएक्शन या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन का ही दूसरा नाम क्या है? स्केलेटल इक्वेशन। नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास? स्केलेटल इक्वेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब हमारे पास जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट होती है। फिर नेक्स्ट गिवन है एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ सम और ऑल एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे जितने भी एटम्स प्रेजेंट है वो सभी के सभी अनबैलेंस्ड हो। अगर कोई एक भी हमारे पास बैलेंस नहीं हो रहा है तो हम उसे किसकी कैटेगरी में रखेंगे? अनबैलेंस की कैटेगरी में। और अगर हमारे पास सारे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो रहे हैं यानी रिएक्टेंट साइड पे भी उतनी ही और प्रोडक्ट साइड पे भी उतनी ही है, तो हम उससे किसकी कैटेगरी में रखेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की कैटेगरी में। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, यानी हम किसी भी गिवन केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं।
यहाँ से आप लोगों के पास एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको क्या करेंगे, कोई भी केमिकल इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कि हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके दो। अगर आप लोगों को भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो और अच्छे से सीख सकते हो कि हम लोग कैसे किसी भी गिवन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ से लगभग 2 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। वो कभी कभी आपको सिर्फ एक इक्वेशन दे देते हैं बैलेंस करने के लिए, कभी कभी 2 दे देते हैं, कभी 3 इक्वेशंस तक भी दे देते हैं कि हमें इन इक्वेशन को बैलेंस करके दे दो। तो प्रोसेस क्या होता है इक्वेशन को बैलेंस करने का, राइटिंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्लोजिंग द फॉर्मूला, यानी कि हमारे पास जो भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उनसे जो फॉर्मूला गिवन है उसे क्या करेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या है, सोडियम है, ये हमारे पास वाटर है NaOH एंड H2। अब इसके बाद हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, मेकिंग लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब हमें अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स की लिस्ट बनानी है। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है रिएक्शन में। ये हमारे पास सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने नंबर ऑफ हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है सोडियम के, 1 इक्वेशन के अंदर। अब यहां से हाइड्रोजन काउंट करेंगे, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन लिख दी। ऑक्सीजन कितनी है, 1 ऑक्सीजन लिख दिया। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे, 1 सोडियम 1 लिख दिया। हाइड्रोजन है हमारे पास 2 + 1 3, तो हाइड्रोजन 3 लिख दिया और ऑक्सीजन है 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंसिंग ऑल द एलिमेंट्स 1 by 1, यानी हमें क्या करना है, कोई भी एक एटम पकड़ना है और उसे उसकी बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। जैसे ही हमने सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना शुरू कर दिया, जैसे हमने सबसे पहले हाइड्रोजन को पकड़ा और इसे बैलेंस करने लगे, तो हमें क्या लिखना है, इनिशियली कितने हैं हमारे पास और बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए। रिएक्टेंट साइड अलग लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड अलग लिखेंगे। इनिशियली हमारे पास 2 थे और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास 3 थे। हमने क्या करा, 2 × 2 4 कर दिया और वहां ऊपर कर दिया 2 + 2 4 हाइड्रोजन। तो हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारे पास और अदर एटम्स प्रेजेंट है, ऐसी बारी बारी से फिर हम सोडियम को बैलेंस करेंगे। फिर उसके बाद अपनी इक्वेशन को लिखेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे पास जो भी एटम्स अनबैलेंस रह गए उन्हें बैलेंस करेंगे। फिर बैलेंस करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन हमने लिखी है ये बैलेंस हुई या नहीं हुई। अब देखो हमारे पास यहाँ सोडियम के 2 एटम्स प्रेजेंट है, रिएक्टेंट में 2 हो गए, इस तरफ भी 2। फिर रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितनी है, 2 × 2 4। इधर हमारे पास कितनी है, 2 + 2 4। ऑक्सीजन हमारे पास इधर 2 प्रेजेंट है, इधर भी 2, यानी कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड पे भी प्रेजेंट हैं। तो हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिमिलरली हमारे पास और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये सभी आपके पास क्या है, बैलेंस हुई हुई केमिकल इक्वेशन है। आपको सिर्फ कितना दिया जाएगा, ये 2 यहाँ पे नहीं लिखा होगा, ना ये 2 होगा, ना ये और ये भी नहीं। आपको इस तरीके से इक्वेशन दी जाएगी, Na + H2O gives NaOH + H2, और बोला जाएगा कि हमें ये इक्वेशन बैलेंस करके दो। तो हमें जैसे पहले प्रोसेस समझाया उसी प्रोसेस से क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। अगर आप लोगों को नहीं आती केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी, डोंट वरी, आप अगर एक वो वीडियो भी देखेंगे ना जाके, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अच्छे से बैलेंस करनी सीख जाएंगे और विद इन सेकेंड्स आप लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने लगेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, विच इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। अभी तक हमने समझा था कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन समझा, फिर हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखा। अब हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप की केमिकल इक्वेशन होती है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। हमें इन सभी रिएक्शंस को अलग अलग एग्जांपल्स के साथ डिटेल में पढ़ना है। तो अब हम हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि वो रिएक्शन जो किन्हीं भी 2 अलग अलग एलिमेंट्स के या फिर 2 अलग अलग सब्सटेंसेस के एडिशन से हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 2 ही सब्सटेंस प्रेजेंट हो, 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो दोज केमिकल रिएक्शंस
in which two or more substance combine to form a single substance are called combination reactions। यानी दो और दो से अधिक, या तो दो हो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हो, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल्स गिवन है H2 plus Cl2 gives 2HCl, 2Mg plus O2 gives 2MgO, 2Na plus Cl2 gives 2NaCl। अब अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बता दो और आपने सिर्फ ये लिखा डेफिनेशन, तो इतने से काम नहीं चलने वाला। आपको डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी देने होंगे और एग्जाम्पल के बाद उनका एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इतना ही लिखना है, इन द अबोव रिएक्शंस टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक रिएक्शन लिखिए और फिर बताओ कि इस वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं HCl बनाने के लिए। इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, Mg और O2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म MgO। ओके, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स में आपको मार्क्स किस पे मिलते हैं, जितना ज्यादा लिखोगे आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो जैसा कि हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पता चल रहा था नाम से ही कि किसी भी चीज का कंबाइन होना, ऐसे ही हमें डीकंपोजिशन रिएक्शन में पता चल रहा है। डीकंपोजिशन मतलब कि किसी भी चीज का टूटना या फिर अलग अलग होना। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का ये मतलब है कि जब कोई सब्सटेंस रिएक्शन के बाद क्या कर रहा हो, दो अलग अलग सब्सटेंस दे रहा हो एज प्रोडक्ट, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। लिखना क्या है हमें, दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शंस। वही लिखा हुआ है कि जब हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट ब्रेक होके क्या दे, प्रोडक्ट में हमें दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस बना के दे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब कि वो रिएक्शंस जिन्हें प्रोसीड करने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, दैट इज दे नीड एनर्जी टू प्रोसीड, यानी उन्हें प्रोसीड करने के लिए बाहर से एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में, कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शंस है वो एंडोथर्मिक होती हैं या फिर एक्सोथर्मिक होती हैं। अब इसके एग्जांपल्स गिवन है, CaCO3 हीट दी हमने बाहर से, क्या बना रहा है, CaO प्लस CO2। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, लाइमस्टोन CaCO3 और ये क्या है, CaO क्विक लाइम। तो कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोजेस यानी कि टूटता है ऑन हीटिंग, हीट करने पर, टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज होता है। कब, जब हम उसे हीट करते हैं। अब हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शंस भी अलग अलग तरीके से होती है, जिसमें सबसे पहली है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का भी हमें नाम से पता चल रहा है, यानी कि जब कहीं पे भी करंट की प्रेजेंस हमें दिखाई दे तो वहां पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। सेम हमारे पास रिएक्शन के लिए होगा, द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि किसी भी कंपाउंड का डीकंपोजिशन होना, टूटना, इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने की वजह से जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस डीकंपोज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बताया कि इलेक्ट्रोलाइसिस हम तब बोलते हैं जब कोई भी जो सब्सटेंस है वो डिकम्पोज हो रहा हो, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट पास कराने की वजह से। एग्जाम्पल गिवन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्रोड्यूसेस एल्यूमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस। मतलब Al2O3 जब हम इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन गैस। फिर इसके बाद डीकंपोजिशन रिएक्शंस में सेकंड क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस हमें पता चलता है नाम से फोटो मतलब कि लाइट की प्रेजेंस या फिर फोटोन की प्रेजेंस। तो रिएक्शंस दैट आर ब्रोट अबाउट बाय लाइट एनर्जी आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस, यानी वो वाली रिएक्शंस जो कि लाइट की प्रेजेंस में हो रही हो या फिर जिन्हें एनर्जी लाइट से मिल रही हो या फिर फोटोन्स के थ्रू मिल रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल गिवन है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेज, यानी कि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर क्या प्रोड्यूस करता है, सिल्वर मेटल एंड येलो ग्रीन क्लोरीन गैस। क्या बताया कि AgCl जब हम लाइट पास कराते हैं AgCl से तो हमें क्या मिलता है, सिल्वर मेटल और येलो ग्रीन क्लोरीन गैस।
तो इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में होता है? करंट की प्रेजेंस में। और फोटोकेमिकल रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट की प्रेजेंस में। अब इसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो रिएक्शन हमने नाम से देख ली। पहली क्या थी हमारे पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यानी कि किसी भी चीज का किसी दूसरी चीज से डिस्प्लेस हो जाना। इसको अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट करके, तो ये कैसे हो सकता है कि जैसे मान लो अगर आप दो फ्रेंड्स साथ में बैठे हो और एक कोई बंदा अलग से बैठा हो, और मैम ये देख ले कि आप दोनों आपस में बात कर रहे हो, तो मैम क्या करेंगी? आप फ्रेंड्स में से एक को उठाएंगी, उस बंदे की जगह भेज देंगी और किसी और को लाके आपकी फ्रेंड के साथ बिठा देंगी। सेम यहाँ पे हो रहा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो क्या बोलेंगे कि दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की जगह ले रहा हो इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। किसी भी कंपाउंड के अंदर जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह लाके बिठा दिया जाए तो उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एग्जाम्पल गिवन है CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे क्या करा? Zn को कहाँ बिठा दिया? Cu की जगह, और Cu को Zn की जगह। तो हम इसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन गिवन है जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, देयरफॉर जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये वाला। Therefore, zinc displaces copper from कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो दैट कॉपर इज सेट फ्री, यानी जिंक क्या करता है? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर निकाल देता है और जिंक आके कहाँ बैठ जाता है? कॉपर की जगह। तो ये किसका एग्जांपल हुआ हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आपको पता है आपके एग्जाम्स में ऐसे हमें कुछ कुछ रिएक्शंस देके ये भी पूछा जाता है कि हमें ये बता दो कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इक्वेशंस के जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी अच्छे से पढ़ें ताकि हम रिएक्शन को देख के बता सके कि ये जो रिएक्शन है वो कौन से टाइप की रिएक्शन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अभी हमने देखी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? नाम से पता चल रहा है दो एलिमेंट्स अपनी जो पोजीशन है उन्हें चेंज कर रहे होंगे। तो क्या लिखा हुआ है? दोज रिएक्शंस इन विच टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स एक्सचेंजेस देयर आयंस and form two new compounds are called double displacement reaction. Example से देखो BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 plus 2NaCl। यहाँ पे क्या हुआ? Ba यानी बेरियम जाके यहाँ सोडियम की जगह बैठ गया, सोडियम यहाँ से निकला और यहाँ आके बैठ गया। तो क्या हुआ? हमारे पास BaCl2 बेरियम क्लोराइड था, Na2SO4 सोडियम सल्फेट था। हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बना? BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। एक्सप्लेनेशन गिवन है in this reaction two compounds BaCl2 and Na2SO4 react to form two new compounds BaSO4 and NaCl. So this reaction is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप जब छोटी क्लासेस में हो तो ये छोटा सा टॉपिक गिवन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करके, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाते हो हमारे पास ये एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है, सेपरेट चैप्टर हो जाता है जहाँ पे हम रेडॉक्स रिएक्शन की फॉर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को पढ़ रहे होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को हम अलग अलग देखेंगे कि हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। सबसे पहले क्या गिवन है? द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज बेस्ड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स। मतलब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स की टर्म्स में देखते हैं। वैसे तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हो तो हम उसे ऑक्सीडेशन में पढ़ते हैं, और जब हमारे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो तो हम उसे रिडक्शन रिएक्शन बोल रहे होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स की टर्म्स में ही गिवन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं। दोज रिएक्शंस इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब हमारे पास कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा हो यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रही हो और लूजेस हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम इसे कैसे याद कर सकते हैं?
जैसे ऑक्सीडेशन में हमारे पास कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, ओ से, तो हम क्या याद कर लेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हमारे पास ऑक्सीजन का गेन हो रहा होगा, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीजन। फिर उसके बाद देखते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का बिल्कुल रिवर्स हो रहा होता है। दोज रिएक्शंस इन विच अ सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब हमने एक याद कर ली कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या हो रहा है, ओ से स्टार्टिंग हो रही है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसका हम अगर रिवर्स कर दें तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, लूज ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा और जो ऑक्सीजन है उसका रिमूवल हो रहा होगा। फिर उसके बाद ये एक नोट गिवन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। इन द टर्म रेडॉक्स, रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो नोट जो बने हुए हैं आपको उन पे ध्यान देना है। तो क्या लिखा हुआ है, इन द टर्म रेडॉक्स, रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। अब इसी के बाद हमारे पास दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हमसे एग्जामिनर पूछता है कि कोई भी रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि कौन सा एलिमेंट इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है या फिर कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो कि किसी भी दूसरे एटम का या फिर दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करते हैं और बदले में खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाते हैं। वहीं हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी और सब्सटेंस की रिडक्शन में हेल्प करते हैं और बदले में खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। डेफिनेशन गिवन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कि अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस अदर वन एंड इन रिटर्न्स गेट्स रिड्यूस्ड itself is known as oxidizing agent, यानी खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, आर सब्सटेंस that reduces other one and in return gets oxidized itself is known as reducing agent। मतलब वो वाले सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंसेस की रिडक्शन में हेल्प कर रहे हो और खुद बदले में क्या हो रहे हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो जिनका खुद का। एग्जाम्पल देखते हैं, गिवन है CuO plus H2 gives Cu plus H2O। अब हम इस एक एग्जाम्पल से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सब समझने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CuO है, यहाँ हमारे पास Cu है, इसका मतलब CuO से ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो क्या बोलेंगे कि CuO से जब हमारे पास ये Cu में जा रहा है तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन से H2O बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमने बताया था O से ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन में भी हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, O से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CuO का रिडक्शन हो रहा है। अब इसके बाद हमने रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बताया था, जो खुद से रिड्यूस हो रहा हो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास यहाँ CuO का रिडक्शन हो रहा है तो CuO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑन दी अदर हैंड H2 हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर हमारे पास ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, इसी तरीके की रिएक्शंस देकर आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बता दो किस किस का हो रहा है, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लिया जाता है आपसे डायरेक्टली, तो इसे अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास MnO2 गिवन है, 4HCl गिवन है ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वाली साइड हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और इधर हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास प्रोडक्ट। MnO2 से MnCl2 बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल देखते ही आपको क्या समझ जाना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन। 4HCl से हमारे पास किस में जा रहा है, Cl2 में, यानी यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। अब हमें पता चल गया रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे की ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। वहीं हमारे पास जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज
होने में हेल्प कर रहा है। तो MnO2 हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HCl हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। आई होप इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को जज करेंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन हैव डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन मेटल्स एंड फूड, यानी कि ऑक्सीजन हमारे फूड को और मेटल्स को दोनों को डैमेज कर सकती है। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स इज कॉल्ड कोरोजन, यानी कि जब कोई मेटल ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होती है, डैमेज होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कोरोजन। वेयर एज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है कि जब ऑक्सीडेशन की वजह से मेटल को हार्म हो रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो हम बताएंगे कि हम उसे कोरोजन बोलते हैं। और जब हमारे पास फूड पर ऑक्सीडेशन इफेक्ट डालता है या फिर डैमेज करता है हमारे फूड को, तो हम उसे रेंसिडिटी बोलते हैं। अब हमें कोरोजन और रेंसिडिटी इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले कोरोजन देखेंगे। Corrosion is the chemical process by which metals get eaten up gradually by the action of substances around it, such as humid air and acids। यानी क्या बोला है कि जब हमारे पास कोई भी मेटल है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे कि हमारे आसपास हम देखते हैं कि कहीं पे भी कोई आयरन होता है, कहीं पे भी कोई लोहे की चीज होगी, तो उस पर क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद जंग लगना शुरू हो जाता है। तो वो क्या हो रहा है, हमारे पास मेटल का डैमेजिंग हो रहा है। ऐसी एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना किसकी कैटेगरी में आता है, कोरोजन की कैटेगरी में। अब प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी अगर हमारे पास कहीं पे भी जंग लग रहा है तो हम उसकी क्या क्या बचाव कर सकते हैं। सो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। मतलब जो हमारे पास लोहे की चीजें हैं जिन पर हमें जंग लगने का खतरा है, उस पर जंग लगने से पहले हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। तो क्या होगा, पेंट करने से वो जो मेटल है वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगी, क्या होगा, उस पर पेंट हो चुका होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो यानी कि जो मेटल है वो हार्म नहीं होगी, तो कोरोजन नहीं होगा। अब इसके बाद आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हमने बताया कि जब हमारे पास जो फूड है वो ऑक्सीडेशन की वजह से डैमेज हो रहा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। लिखा क्या हुआ है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर लेफ्ट ओपन फॉर सम टाइम दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। यानी जो हमारे पास चीजें हैं खाने पीने की, जब हम उन्हें थोड़े टाइम के लिए खुला छोड़ देते हैं तो वो उनमें क्या होता है, स्मेल आने लगती है या फिर उनका जो टेस्ट होता है वो खराब होने लगता है। देन इट इज सेड दैट फूड हैज गॉन रेंसिड। तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास फूड है वो रेंसिड हो चुका है, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। बता दिया पहले कि हमारे पास ऑक्सीडेशन की वजह से किसी भी खाने पीने के सामान की डैमेज होना क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी। पास क्या है, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, कि हम कैसे रेंसिडिटी से बचाव कर सकते हैं। सो इसमें लिखा हुआ है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। हमने देखा है कि हम घर में जो जूसेस बनाते हैं वो हम 1 दिन 2 दिन बाद खराब होने लग जाता है, बोलते हैं कि अब ये खराब हो गया। लेकिन वहीं अगर हम मार्केट से जूसेस लेकर आ रहे हैं वो पैक्ड होते हैं और एक टाइम लिमिट के साथ होते हैं कि ये वाला जूस 60 दिनों तक सही चलने वाला है, ये वाला 90 डेज तक सही चलने वाला है। तो उनके जूसेस इतने लंबे टाइम तक सही क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वो उसमें क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ टाइम है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, बाय पैकिंग द फूड इन नाइट्रोजन गैस। अब अगर हम फूड को नाइट्रोजन गैस में पैक कर देंगे तो वहां पे क्या होगा, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। जब हमने पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है किसी भी खाने पीने के सामान के आसपास उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं रहेगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो क्या होगा, रेंसिडिटी से हम अपने खाने पीने की चीज को बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। हम अपने खाने पीने की चीज़ों को, मम्मी बोलती रहती है ना बार बार कि कोई भी चीज़ बाहर मत छोड़ो। जब गर्मी होती है हमारे पास टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तब हमें ज़्यादा रेफ्रिजरेटर की नीड होती है, सर्दियों में फिर भी कभी कभी बाहर छोड़ देते हैं। तो वो किस लिए होता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे हमारे पास जो चीज़ें हैं वो खराब होने के चांसेस कम रहते हैं, उनकी जो लाइफ टाइम है वो इंक्रीज हो जाती है। तो या तो हम किसी भी खाने पीने की चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें, या फिर नाइट्रोजन गैस ऐड कर दें, या फिर
उन्हें क्या करें, उनका जो टेम्परेचर है, उनके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को क्या करें, कम कर दें, तो हम खाने पीने की चीज़ों को बचा सकते हैं। या फिर उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एयरटाइट कंटेनर के अंदर चीज़ों को रख सकते हैं, तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन से चीज़ें बच सकती हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से दूर हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी फिनिश हो गई। तो आप लोग या तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपने खुद से नोट्स बना सकते हैं, यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं जो भी लिखे हुए हैं। और आप लोगों को क्या करना है, बोर्ड एग्जाम्स में अपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है। और इसके अलावा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताई दिए, वही है कि हमारे पास जो टाइप ऑफ रिएक्शंस है उसमें से हमें देख के बताना आना चाहिए, किसी भी रिएक्शन को देख के ये बता सके कि कौन से टाइप की रिएक्शन ये हो रही है। और इसके अलावा बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड रिएक्शंस तो हमें ज़रूरी आनी चाहिए। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ क्लिक करके एक बार वीडियो ज़रूर देखना, और एक वीडियो में आप लोग रिएक्शन बैलेंस करनी सीख जाओगे। आई होप नोट्स और लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।